नमस्कार मित्रों। हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। दो टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं: राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपयोगिता; राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, और वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का जिक्र बार बार जो दूसरे हमने क्लासेस ली है उसमें बार बार आया है, क्योंकि व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण जो राजनीति का है उसका एक प्रमुख आधार है। तो अब तक हमने थोड़ा विस्तार से व्यवहारवाद के बारे में बात नहीं की। आज हम थोड़ा सा इसको विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। व्यवहारवाद जो शब्द है वो तो 1956 में आया है, 1956, और उसको लिखने वाला व्यक्ति है ड्वाइट वाल्डो। में 1956 में इसकी पुस्तक थी पॉलिटिकल साइंस द यूनाइटेड स्टेट्स, 1956। इसमें पहली बार इसने इस शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन व्यवहारवाद इसके बाद आरंभ नहीं होता है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग का अर्थ यह है कि ये जो व्यवहारवाद की प्रक्रिया है या दर्शन है वो पहले से चल रहा था। इसने तो उसको, जिसे हम कहते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज किया, सिर्फ शब्द दिया, लेकिन इससे पहले से व्यवहारवाद आ चुका था। व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट है कि व्यवहार का अध्ययन करना, और चूंकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं इसलिए हम व्यवहारवाद का अर्थ मानते हैं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना। अब ये राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना कब से आरंभ हुआ? परंपरागत रूप से हम देखें तो 19वीं शताब्दी तक राजनीति के अध्ययन करने का अर्थ था राज्य का अध्ययन करना, राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करना, राज्य के कानूनों का अध्ययन करना, राज्य के दर्शन का अध्ययन करना। लेकिन 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते हमने देखा कि राजनीति राज्य से बाहर होने लगी है, या राज्य जो कार्य करता है उसका निरूपण राज्य की बाहर की ताकतों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे राजनीतिक दल है, जैसे पब्लिक ओपिनियन है, जैसे दबाव समूह है वगैरह। तो इसलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते या 20वीं शताब्दी के आरंभ तक आते आते ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है। यानी अगर राज्य का भी अध्ययन कर रहे हैं तो राज्य की संस्था का अध्ययन नहीं कर रहा है, राज्य के संस्था का व्यवहार का अध्ययन करना है। जैसे हम कार्यपालिका का अध्ययन करना चाहते हैं तो कार्यपालिका जो संविधान में लिखी है उसकी शक्तियाँ और कार्य, उन्हीं का अध्ययन नहीं करना है। हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ये वास्तव में कैसे काम करती है उसका अध्ययन करना है। तो ये 20वीं शताब्दी के आरंभ तक इस प्रकार की बातें होने लगी थी, और पहले दो ग्रंथ जिन्होंने इस नए स्वरूप के आधार पर राजनीतिक शास्त्र पर ग्रंथ लिखे वो इनके द्वारा थे। एक थे ग्राहम वालास, और एक थे आर्थर बेंटले। ग्राहम वालास ने लिखी थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसने लिखी थी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। एक और किताब इससे मिलती जुलती है पर वो तो बहुत बाद में लिखी गई थी, वो है डेविड ट्रूमैन की। तो कई बार कंफ्यूजन होता है, वो है द गवर्नमेंटल प्रोसेस।
ये ध्यान रखें आप पुस्तकों में। आर्थर बेंटलर ने लिखी थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में, और डेविड ट्रूमैन ने लिखी थी द गवर्नमेंटल प्रोसेस, ये बाद में 1940-45 के लगभग आई थी। तो सबसे पहले ये विचार कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, इसको मूर्त रूप दिया इन दो विचारकों ने अपनी पुस्तकों में, और वो था 1908। तो शुरुआत मानी जा सकती है 1908 की, इस विचार की कि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। अब इस राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय हम देखेंगे कि केवल राजनीति से राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। व्यवहार जो होता है मनुष्य का या संस्था का, वो समाज के बहुत से हिस्सों से प्रभावित होता है। समाज से भी होता है, अर्थव्यवस्था से भी होता है, दर्शन से भी होता है, साइकोलॉजी से भी होता है। तो अगर आप राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपको अपने अध्ययन को क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा, अंतर अनुशासनाई। तो राजनीतिक व्यवहार के लिए अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये विचार चल रहा था राजनीतिज्ञों में, राजनीतिक दार्शनिकों में या राजनीतिक विज्ञानी में। दूसरी तरफ समाज विज्ञान के जो दूसरे हिस्से थे, जैसे समाजशास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी है, या जैसे साइंस भी है, तो उनमें एक नए प्रकार का विचार ये आ रहा था कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए सभी प्रकार के विषयों का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और उसके लिए कहा गया कि अगर आपको विषय का अध्ययन करना है तो उसे एक व्यवस्थागत तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। और 1920 के दशक में पहली बार जनरल सिस्टम थियरी की बात की जाने लगी थी, इसमें एंथ्रोपोलॉजी में, बायोलॉजी में, कि अगर आपको अध्ययन करना है तो एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत बनाना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि यह इंटरडिसिप्लिनरी होगा, अनुशासनात्मक होगा, बहुत से विषयों को मिलकर बनेगा। केवल राजनीति का अध्ययन करने से राजनीति समझ में नहीं आएगी। अगर राजनीति के व्यवहार का अध्ययन करना है तो हमें दूसरी बातों का भी अध्ययन करना होगा। ये बात कब शुरू होने लगी थी? 1920 के दशक में। तो दो स्रोत सामने आते हैं व्यवहारवाद के। एक तरफ तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने राजनीतिक व्यवहार की बात करनी शुरू की, और दूसरी तरफ जो नॉन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने एक जनरल सिस्टम थियरी बनाना आरंभ किया, जो बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस में एंटर कर गया। ये सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में आया, उसके बाद सोशियोलॉजी में आया। सोशियोलॉजी में किसने लिया इसको? मॉल्टन एंड कापलान, ये दो समाजशास्त्री हैं। उन्होंने इस जनरल सिस्टम थियरी को अडॉप्ट किया। इनमें आपस में थोड़े अंतर भी है, सब में अंतर होते हैं। और इनसे फिर इन सिद्धांत को डेविड ईस्टन ने लिया 1950s में, जो जनरल सिस्टम थियरी जिसे कहते हैं। और फिर उस सिस्टम थियरी को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काम में लिया किसने? आमंड ने, गैब्रियल आमंड। उसने कहा कि व्यवस्था के द्वारा अलग अलग देशों की राजनीतिक तुलना की जा सकती है, राजनीतिक तुलना की जा सकती है। तो ये इस तरह से एक विचार तो ऐसे आया, और दूसरा विचार आया आर्थर एफ बेंटले के द्वारा। यानी एक तरफ तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे, और एक तरफ नॉन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे, जिसको बाद में पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। अब इस का आरंभ कब माना जाता है? ये तो जो मैं बता रहा हूं आपको, ये तो है उसके सोर्सेस, स्रोत। आरंभ माना जाता है, जो मैंने बार बार पहले बताया, 1925 शिकागो के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके नेतृत्व में चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में।
इसने शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पहली बार औपचारिक रूप से ये अध्ययन कराने आरंभ किए, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। बहुत से कलीग इसके साथ थे, धीरे धीरे ये बढ़ने लगे, लेकिन ये बहुत प्रभावी रूप से सामने नहीं आया। आरंभ तो हो चुका था, यानी बिहेवियर कहते हैं व्यवहारवाद, वो आरंभ इससे माना जा सकता है, आरंभ हो चुका था। इसके कलीग्स भी इसका साथ दे रहे थे, इसके साथ ही, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं बना कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को खतरा उत्पन्न कर सके। तो ये चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, या इसको हम कहें 1950 के लगभग, ये पीरियड 1950 से 1969, ये पीरियड माना जाता है व्यवहारवाद का गोल्डन पीरियड। हम व्यवहारवाद कहते हैं जो एक अर्थ में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जगह पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को स्थापित कर चुका था। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट की जब बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो मानते हैं कि इस समय में राजनीतिक सिद्धांत अनुभविक राजनीतिक सिद्धांत हो गया था, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत हो गया था, मैथमेटिकल राजनीतिक सिद्धांत हो गया था। वो इसी का परिणाम था व्यवहारवाद का। तो 1925 के लगभग वापस से पुनर्जागरण होता है व्यवहारवाद का, या पुनर्जागरण नहीं कहते, इसी की कंटिन्यूटी या तेजी से सामने आता है, और बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राजनीति विज्ञानी इसका उपयोग करने लगते हैं और स्थापित करते हैं इसको एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो हमें व्यवहारवाद की बात करनी होगी। इसमें कौन लोग थे? इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो आता है डेविड ईस्टन का। तक है 1953 की पुस्तक है, पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से। और भी किताबें हैं, 1951 में किताब थी, लेकिन ये किताब सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें इसने पूरा बताया है कि व्यवहारवाद क्या होता है और ये राजनीतिक सिद्धांत का नया स्वरूप कैसे है। इसने राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारवाद की दृष्टि से परिभाषित किया और इसने दिए हैं 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। कौन है ये? ईस्टन। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म। क्या क्या दिए जो महत्वपूर्ण है, देखिए आप। रेगुलरिटीज है, वेरिफिकेशन दूसरा है, टेक्निक्स चौथा है, क्वांटिफिकेशन पांचवा है, वैल्यूज छठा है, सिस्टमेटाइजेशन सातवां है, प्योर साइंस और आठवां है, इंटीग्रेशन। याद करना है, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में? निरंतरता है, नियमितता तो क्या कहते हैं? क्या? सत्यापन तो कहते हैं तकनीक है, इसको कहते हैं प्रमाणीकरण, तो कहते हैं मूल्य,
इसको कहते हैं व्यवस्थाकरण, इसको कहते हैं शुद्ध विज्ञान, और इसको कहते हैं एकीकरण। ठीक है, ये आपका व्यवहारवाद है। क्या है, थोड़ा सा देख लें इसको। उसने कहा कि ये 8 चीजें हैं जो व्यवहारवाद का आधार प्रस्तुत करती है, और ये 8 बातें वो है जो इसको परंपरागत से अलग करती है। और आप देखेंगे बाद में कि इन 8 बातों की आलोचना की गई है। जो परंपरागत विचारधारा वाले लोग थे वो इन 8 बातों को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इसके विरुद्ध तर्क देते हैं, वो भी देखेंगे हम। पहला है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो राजनीतिक व्यवहार में आप पाएंगे कि कुछ घटनाएं निरंतर, उसमें निरंतरता पाई जाती है, यानी वो वैसे ही रिपीट होती है। उनको हमें खोजना है, उसके आधार पर हम सिद्धांत बनाएंगे। जैसे विज्ञान में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो देखते हैं 1-2 चीज़ों को मिलाने से एक चीज़ मिलती है, तो बार बार वही मिलती है, अगर बनता है तो हम कहेंगे ये एक सिद्धांत इस पर निर्मित हो सकता है। अगर हर बार अलग होती है तो हम कहेंगे अभी हम इसमें से कोई रेगुलरिटी हम खोज नहीं पाए हैं, तो सिद्धांत निर्माण नहीं हो सकता। तो ये कहता है इसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे पास है राजनीतिक समाज के, राजनीतिक घटनाओं के, जिसमें हम पाते हैं कि निरंतरता है, नियमितता है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है वोटिंग। लोग एक ही पार्टी को वोट क्यों देते? कई लोग होते हैं वो धीरे धीरे एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, वो नेता नहीं होते, उनको उस पार्टी से कोई लाभ भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन ऐसे बहुत से स्टडीज़ हुई हैं, जो इलेक्शन की स्टडीज़ होती है। सबसे पहले अमेरिका में हुई, बाद में इंग्लैंड में डेविड बटलर, जो सबसे बड़ा सेफोलॉजिस्ट माना जाता है, इसका जो विद्यार्थी है या उसका शिष्य रहा है वो रहा है भारत के अंदर प्रणव रॉय, जो भारत में इलेक्शन स्टडीज़ का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने जब स्टडी करी कि इलेक्शन के अंदर लोग वोट कैसे देते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक सेगमेंट ऐसा है जो एक राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होता है, और जब वो उस राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरों के प्रति प्रतिबद्ध होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, और उनको अगर आप सही ढंग से उनका अध्ययन करें तो आप एक पैटर्न खोजते हैं रेगुलरिटी का, जिसके आधार पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसमें इस बार, जैसे हम आज भी करते हैं, इलेक्शन हुआ अभी हमारे यहाँ हुए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, तो करते हैं कि पिछले इस चुनाव में इस सेक्शन ने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया था और इसमें नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था, उसके ये कारण थे, और दिया था तो ये कारण है। और फिर कहते हैं, जैसे कहते हैं कि कांग्रेस के कोई 18% वोट, 15% वोट तो फिक्स हैं, बीजेपी के वही 20% वोट फिक्स हैं। फिक्स का क्या मतलब है? मतलब यह है कि उनका जो पैटर्न है वोटिंग का, उसमें क्या है? रेगुलरिटी। उसके आधार पर ये बनाया गया, ये सिद्धांत निर्माण हुआ कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, उसमें एक ये है कि भाई फिक्स वोट कितने हैं, उसको भी आधार माना जाता है, वो इससे सामने आता है। तो पहला आधार ये है व्यवहारवाद का, जब अध्ययन करते हैं कि वो फिनोमिना जो आपकी ऊपर घटना है उसमें नियमितताओं को खोजते। दूसरा है वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन का जो सिद्धांत है या व्यवहारवाद सिद्धांत है, मूलतः 2 सोर्स हैं इसके। एक जिसे कहा जाता है लॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, एक है लिंग्विस्टिक फिलॉसफी। ये भी व्यवहार, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये मूलतः व्यवहारवाद के हैं। तो ये दोनों दर्शन जो हैं ये व्यवहारवाद का आधार प्रस्तुत करते हैं। इनका जब क्रियान्वयन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में होता है तो व्यवहारवाद हो जाता है। ये क्या है? इसको कहा जाता है वियना सर्किल भी कहा जाता है। 1920 वियना में कुछ दार्शनिक इकट्ठे हुए और उन्होंने जो प्रैग्मेटिज्म चल रहा था
उसको उसका एक दूसरा स्वरूप सामने आया जिसे कहते हैं लॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। बहुत से लोग हैं जिसके कुछ नाम आप जानते हैं। कार्ल पॉपर, उसने किताब लिखी थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। बर्टन रसल जो प्रैग्मेटिस्ट था, एन वाइट हेड के साथ मिलकर किताब लिखी थी और वो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट माना जाता है। ये लोग हैं जिन्होंने लॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, इनका क्या आर्ग्यूमेंट है, मूल रूप से आधार क्या है? इनका आधार ये है जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट, दार्शनिक स्टेटमेंट, दार्शनिक वाक्य का सत्यापन न किया जा सके मनुष्य के द्वारा निर्मित उपकरणों द्वारा या इंद्रियों द्वारा, तो उन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक होते हैं। इसलिए इन्होंने अटैक किस पे किया, जिसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। इन्होंने कहा था मेटाफिजिकल स्टेटमेंट जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं। मेटाफिजिकल मतलब जिसका सत्यापन नहीं किया जा सके, जैसे ईश्वर है या नहीं है। उसने कहा ये सेंटेंस, ये वाक्य निरर्थक है, मीनिंगलेस, क्योंकि न तो इसका सत्यापन किया जा सकता है न इसका कोई अर्थ है। ये सब क्या है मूल रूप से, या इसको और थोड़ा बड़ा करें तो ये एथिकल स्टेटमेंट्स हैं। ये कम अंडर एथिकल स्टेटमेंट। ये व्यवहार से, राजनीति से या समाज से संबंधित नहीं है, एथिक्स से संबंधित है। एथिकल स्टेटमेंट कैन नॉट बी वेरीफाइड। सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से बेहतर होता है, इसको कभी सत्यापित नहीं किया जा सकता। वैसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जिसमें झूठ बोलने से बेहतर फायदे होते हैं, और ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें सच बोलने से फायदे होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर है व्यवहार में? तो कहते हैं ये एथिकल स्टेटमेंट है जो वेरीफिएबल नहीं है, इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, दर्शन की दृष्टि से, इस दर्शन की दृष्टि से निरर्थक निरर्थक है, तो वेरीफाई नहीं कर सकते, उसको क्या मतलब? ठीक है। ऐसे ही दूसरी फिलोसफी थी लिंग्विस्टिक फिलोसफी। इसका जो सबसे बड़ा विचारक है, बहुत से विचारक, विटगेन्स्टाइन। विटगेन्स्टाइन इसने 1920 में 21 में किताब, 2 किताब लिखी इसने जीवन में। एक तो खुद के समय लिखी, एक मरने के बाद में आई, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। एक पहली इसने खुद ने लिखी थी, 2 ही किताबें, 80 पेज की किताब है पहली वाली। उसने पूरी लिंग्विस्टिक फिलोसफी स्थापित कर दी। इसने क्या कहा, उसने वही कहा कि लिंग्विस्टिक फिलोसफी का मतलब यह है कि दर्शन का काम नैतिक परंपराओं को पोषित नहीं करना है। दर्शन का काम है कि भाषा के द्वारा जो सच प्रेषित होता है उसका सत्यापन करना। बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है, इसकी किताब देखे लॉजिकल फिलोसॉफिकल उसकी है किताब, लॉजिकल फिलोसॉफिक टेक्टस, ऐसा कुछ। इसने लिखा है जैसे कि जो कहा नहीं जा सकता वो सच होता ही नहीं। इस तरह से कई वाक्य दिए, खैर वो दर्शन में नहीं जाएंगे। इसका भी, इन दोनों का एक ही कॉमन आधार है, वो है सत्यापन। सत्यापन होने पर ही वो चीज़ सही होती है और गलत होती है। जो एथिकल, मेटाफिजिकल, पराभौतिक और नैतिकवादी जो वाक्य होते हैं वो वेरीफाई नहीं हो सकते, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आपको रिसर्च करनी है, शोध करनी है व्यवहारवादी तरीके से, तो वही तथ्य, उन्हीं तथ्यों को लें, उन्हीं सिद्धांतों को लें जो वेरीफिएबल हो सकते। परंपरागत रूप से ये क्राइटेरिया नहीं था। प्लेटो के वेरीफाई कैसे करोगे सिद्धांत को? तो वो इस पे नहीं उलझते। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया सत्यापन। तीसरा है तकनीकें। तकनीकें क्या है कि ये वेरिफिकेशन किससे होगा, जब आप सही प्रकार की तकनीक काम में लेंगे। सही तकनीक कौन सी उनके अनुसार, वो है साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक पद्धति, इसका उपयोग करेंगे तब ही शोध सही प्रकार से, रिसर्च सही प्रकार से हो पाएगी।
नेक्स्ट है क्वांटिफिकेशन, प्रमाणीकरण। क्वांटिफिकेशन का क्या अर्थ है कि ये साइंटिफिक मेथड जब आप लगाते हैं तो आपका काम क्या होता है? पहला काम होता है डेटा कलेक्शन, फिर डेटा क्लासिफिकेशन, यानी तथ्यों को, डेटा को कलेक्ट करो, उनको क्लासिफाई करो और उसके आधार पर सिद्धांत निर्माण करो। तो ये टेक्निक अगर आप साइंटिफिक मेथड काम में लेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उसका क्वांटिफिकेशन किया जाए जो डेटा आपके पास आया। उसके बाद में आते हैं वैल्यूज। वैल्यूज में ये राजनीतिक व्यवहारवादी कहते हैं कि मूल्य जो होते हैं वो तो नैतिकता से संबंधित होते हैं और जो व्यवहारवाद होता है वो नैतिकता से अलग होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मूल्य विहीन होना चाहिए। इसलिए मूल्यों, तथ्यों के कोई मूल्य नहीं होते और मूल्य और तथ्य अलग अलग होते हैं। और राजनीति में अगर आपको वैज्ञानिक अध्ययन करना है, व्यवहार का अध्ययन करना है, तो आपको तथ्यों का अध्ययन करना है, मूल्यों का अध्ययन नहीं करना। अगर मूल्य भी है किसी के, मूल्य तो होते हैं व्यक्तियों के, लेकिन वो व्यवहार में क्या काम में लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आदमी बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो अगर आपको बिहेवियरलिज्म से स्टडी करनी है तो कर क्या रहा है इसको ध्यान देना, बोल क्या रहा है इसका मतलब नहीं है। सच बोलना चाहिए कहता है और वहाँ देखो चुनाव में झूठ बोल रहा है, काम कर रहा है, तो कहेंगे साहब चुनाव में जो काम कर रहा हम तो इसका अध्ययन करेंगे, बोलता क्या इससे हमको क्या मतलब। वैल्यूज का मतलब नहीं है। लेकिन एक कमेंटेटर हुआ है आर्थर बेंटल, क्या नाम उसका, आर्नोल्ड ब्रेख्ट। किताब है पॉलिटिकल थियरी के नाम से, जर्मन स्कॉलर था, जर्मन स्कॉलर क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल था और डेमोक्रेटिक था। फिर बाद में जब हिटलर का शासन आया तो भाग के अमेरिका जाना पड़ा 33 में। फिर हिटलर का शासन खत्म हुआ, उसके बाद में वापस से वो जर्मनी आया और जर्मन का जो संविधान बना है उसका आधार इसने प्रस्तुत किया था, आर्नोल्ड ब्रेख्ट। इसने एक सिद्धांत दिया कि वैल्यूज का भी साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है इसी बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत। यानी आपको वैल्यूज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है सिद्धांत को साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म, वैज्ञानिक मूल्य निरपेक्षता, सापेक्षता सॉरी, ये इसका सिद्धांत है आर्नोल्ड ब्रेख्ट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहता है वैल्यू का अध्ययन किया जा सकता है, मूल्य का किसके संदर्भ में? दूसरे मूल्यों के संदर्भ में, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं किया जा सकता। जैसे हम स्वतंत्रता का अध्ययन करें तो नहीं कर सकते बिहेवियरलिज्म के अनुसार, क्योंकि एक वैल्यू है स्वतंत्रता। लेकिन भारत में कितनी स्वतंत्रता है और बांग्लादेश में कितनी स्वतंत्रता है, इसका अध्ययन किया जा सकता है कंपेरेटिवली, इसके कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिका में कितनी स्वतंत्रता है और इंग्लैंड में कितनी स्वतंत्रता है या भारत में कितनी, एब्सोल्यूट रूप में अमेरिका में कितनी स्वतंत्रता है इसका कोई मतलब नहीं है। ये इस पर बिहेवियरलिज्म के हिसाब से अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्टेक्चुअल अध्ययन किया जा सकता है। ये किसका कहना था? आर्नोल्ड ब्रेख्ट। अब आइए आप सिस्टमेटाइजेशन। नेक्स्ट, जब अध्ययन किया जाता है, क्वांटिफिकेशन तब आएंगे, तो जो सिद्धांत निर्माण होगा वो व्यवस्थीकरण से ही होगा। व्यवस्थीकरण आप जानते हैं विज्ञान का पहला स्टेप है। पहले डेटा को व्यवस्थित करो। व्यवस्थित किस पे करो? तार्किक ढंग से क्लासिफाई करके, पॉइंट वाइज जिसे हम कहते हैं डेटा कलेक्शन करके उसको एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे। व्यवस्थीकरण इसका अगला। सातवां है प्योर साइंस, यानी ये जो सारा कार्य हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये शुद्ध विज्ञान बनने की तरफ जा रहा है। So attempt is to make political studies a pure science or natural science. You may fail, ये कहते हैं, ये हम मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आपका आदर्श वो है। आपका आदर्श फिलोसफी नहीं है। इससे पहले जो परंपरागत थे उसमें आदर्श क्या था? पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन को तरफ जाना। दर्शन की तरफ जाने से पहले राजनीतिक चिंतन करते थे, फिर राजनीतिक सिद्धांत बनाते थे, फिर राजनीतिक दर्शन बनता था। ये कह रहे हैं हमें दर्शन की तरफ नहीं जाना, हमें विज्ञान की तरफ जाना है। तो हमारे जो ये सारे
सिद्धांत का निर्माण होगा इस अध्ययन करने से, वो वैज्ञानिक होगा, चाहे उसका स्तर छोटा ही हो, यूनिवर्सल नहीं हो, वो छोटा रीजनल भी हो, तो भी हम वैज्ञानिक बनाएंगे जिसको टेस्ट किया जा सके। जैसे हम कहें भारत में चुनाव में जाति की भूमिका, अब इसके कोई अध्ययन करें, बहुत सारे जरूरत है, उसके आधार पर एक थियरी बनानी जाए। तो जो जैसे रजनी कोठारी ने थियरी बनाई थी, वो क्या था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड नॉट कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो कास्ट का अध्ययन कर, ये नहीं कहा कि जाति राजनीति का जातिकरण हो गया है, ये नहीं कहा उसने कहा जाति का राजनीतिकरण हो गया है। ये है प्योर साइंटिफिक थियरी जो कई बार टेस्ट हो चुकी है और सही प्रतीत हुई है। कैसे है वो अपन देखेंगे बाद। और अंत में है इंटीग्रेशन का मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑटोनॉमस हो भली, लेकिन वो बाकी सबसे अलग नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ सोशल साइंस। यह सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है। इसको इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, इन सब से मिलकर अपने आप को रखना होगा। अंत अनुशासनात्मक गतिविधि है ये। तो ये 8 आधार हैं इसके, डेविड ईस्टन के, जिसने बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद को कई प्रकार से प्रस्तुत किया है। अंत में यह है कि इसकी आलोचना, जैसे ये आलोचना सबकी होती है, इसकी भी होगी आलोचना। आलोचना क्या है इसकी आलोचना है एक तो इसका सबसे बड़ा आलोचक है बर्नार्ड क्रिक। इसने अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स किताब लिखी। किसने? बर्नार्ड क्रिक। अमेरिकन क्या नाम है? अमेरिकन साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। और ये अमेरिकन था। इसने ये सारे जो फाउंडेशंस हैं इसके, इन सब की आलोचना की। जैसे पहला लो रेगुलरिटी, उसने कहा जी रेगुलरिटीज होती नहीं, राजनीतिक घटनाएं यूनिक होती है और उसकी विशेषता ये होती है कि वो यूनिक होती है। जो तत्व, कुछ तत्व कॉमन हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही कम महत्व के होते हैं। जैसे चुनाव का, उसने कहा हर चुनाव अलग तरह से लड़ा जाता है, हर चुनाव अलग तरह से जीता जाता है। एक चुनाव और दूसरे चुनाव में जो समानता है उसका महत्व सबसे कम है। आप देखिए भारत में भी कई भी 2014 में कैसे जीता, वो अलग तरह जीता। 2009 में उसका कोई और कारण था, 2004 में कोई और कारण था, 2019 में कोई और कारण था, 2024 में कोई और कारण होगा। समानता भी है इन सब में, वोटिंग हो रही है, परसेंटेज बराबर है, सब लोग वोट दे रहे हैं, रूरल में, अर्बन में, सब। लेकिन वो समानताओं का महत्व नहीं है थियरी के सिद्धांत। तो ऐसा बर्नार्ड क्रिक ने कहा, ये रेगुलरिटी ढूंढने से क्या फायदा, जब आप राजनीतिक घटना की जो महत्वपूर्ण घटना है वो तो यूनिक होती है, तो रेगुलरिटी क्या ढूंढ रहे हो। महान राजनीतिक नेता तो अलग होते हैं, उनमें यूनिकनेस होती है। गांधी अलग था, अब्राहम लिंकन अलग था, और दूसरे लोग अलग थे, उनमें क्या कॉमनलिटी क्या है, तो यूनिक है, अपने अपने महान है। तो इसने ऐसे सारे जो पॉइंट्स हैं उन सबकी इसने आलोचना की। लेकिन सबसे अच्छी आलोचना जो की गई है वो की गई है इसकी अल्फ्रेड कोबन के द्वारा। बड़ी मजेदार आलोचना की है। उसने क्या कहा है, वो कहता है कि ये जो बिहेवियरलिज्म है वास्तव में ये यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स का क्रिएशन है। डेविड ईस्टन वगैरह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वो राजनीति से भय खाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, क्योंकि राजनीति मूल्यों पर आधारित गतिविधि है, तो वो कमिट नहीं करना चाहते अपने आप को मूल्य के प्रति। इसलिए पॉलिटिक्स को अवॉइड करके उन्होंने कहा इसको साइंस बना देंगे हम, जिसमें हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आए। जैसे वैज्ञानिक के ऊपर नहीं आता, वो तो कहता भाई मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर किसी प्रकार का कोई उस पर आक्षेप नहीं लगता कि तुमने ऐसा क्यों किया।
तो क्या ये पॉलिटिकल साइंस वाले जो लोग हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये कह रहे हमने साहब इसको बड़ा साइंटिफिक बना दिया, हम पे कोई आक्षेप नहीं लगेगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं कि रिपब्लिकन है, कि हम किसका समर्थन करके किसका नहीं करते, हम उससे मुक्त हो गए। इस चक्कर में क्या हुआ, इन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म की स्टडी शुरू करी है। इसमें पॉलिटिक्स को तो ये खत्म कर दिया। इसमें से जब वैल्यू ही खत्म होगी तो पॉलिटिक्स कहाँ रहेगी। पॉलिटिक्स का मतलब ही ऑल्टरनेट होता है, भाई रिपब्लिकन पार्टी को वोट दोगे, डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दोगे, ये तो वैल्यू है ना आपकी। इसको ही नहीं पढ़ाओगे आप कि किस में क्या अच्छा ही है, तो फिर राजनीति कहाँ से हुई। ये खत्म कर दी और ये साइंस बना नहीं पाए। साइंस बनाने की कोशिश की तो साइंस बना नहीं, राजनीति और खत्म कर दी। तो ये राजनीति का इन्होंने बंटाढार कर दिया, राजनीति विज्ञान का। ये कहना था किसका, एल्फ्रेड कोबन का। ये मैंने आपको बताया आज, जो मूल रूप से व्यवहारवाद क्या होता है। ये 1950 के लगभग शुरू होता है और 1969 तक चलता है, जब डेविड ईस्टन ने वापस से, जिसने इसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी थी, उसको इसको वापस से इस पर विचार करके और इसकी आलोचना करके कहा कि व्यवहारवाद गलत दिशा में चला गया है, हमें उत्तर व्यवहारवाद की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही देखते हैं।